नमस्कार साथियों, YouTube चैनल पे आज तीसरा लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत में हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुलाम वंश से। गुलाम वंश की स्थापना सबसे पहले किसने की? तो गुलाम वंश के बारे में हम लोग जानते हैं। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम वंश से ही शुरू होती है और दिल्ली सल्तनत में छह शासकों का शासन रहा था। 6 शासक में दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंशों ने शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत में 6 वंशों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत में 6 वंशों का शासन रहा। 6 वंशों का शासन रहा। 6 वंश का शासन में सबसे पहले किसने शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत में 6 वंशों में सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया था। गुलाम वंश की बात करते हैं। पहला था गुलाम वंश को हम लोग स्लैब डायनेस्टी भी कहते हैं। SLABE स्लैब डायनेस्टी की बात करते हैं। तो स्लैब डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्लैब डायनेस्टी के लिए सबसे पहला शासक, स्लैब डायनेस्टी की स्थापना, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक क्यों कहते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत के लिए काजी के रूप में नियुक्त किया था। उसके बाद जब मोहम्मद गोरी भारत से वापस जाने लगा तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना साम्राज्य दे दिया था। ये भी कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी का सबसे विश्वसनीय गुलाम कुतुबुद्दीन। मोहम्मद गोरी का बहुत सारे गुलाम रहे थे। मोहम्मद गोरी का गुलाम बहुत सारे थे, लेकिन उनमें सबसे विश्वसनीय कौन था? तो इनमें सबसे विश्वसनीय कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? तो मोहम्मद गोरी का सबसे विश्वसनीय गुलाम कह सकते हैं। सबसे विश्वसनीय गुलाम में कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली पर कब शासन किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली पर 1206 ईस्वी में शासन किया था। 1206 ईस्वी में शासन किया। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया।
1206 से लेकर 1210 तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत पर कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक शासन किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। इसे हम पील वक्स भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को यानी पील वक्स के नाम से कौन जाना जाता है, या लाख वक्स के नाम से कौन जाना जाता है? या लाख वक्स का अर्थ होता क्या है? तो लाख वक्स का अर्थ होता है कि लाखों का दान करने वाला। पील मीन्स हाथी, हाथियों को, ये ऐसे शासक थे जो हाथी को भी दान कर देते थे, लाखों में दान करते थे। इसीलिए पील वक्स और लाख वक्स के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को पील वक्स एवं लाख वक्स के नाम से भी जाना जाता है। लाख वक्स के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को पील वक्स और लाख वक्स के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 से लेकर 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया। यह किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिर करके इनकी मृत्यु हो गई। तब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब और कैसे हुई? तब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते वक्त समय घोड़े से गिरकर 1210 ईस्वी में मृत्यु हो गई। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिर करके हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक कितने वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया था? 4 वर्षों तक, 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का दूसरा शासक कौन था? तो गुलाम वंश का दूसरा शासक कुतुबुद्दीन का पुत्र आराम शाह बना। यानी दिल्ली सल्तनत पर कुतुबुद्दीन ऐबक यानी गुलाम वंश के दूसरा शासक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दूसरा शासक के रूप में आराम शाह को जाना जाता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा ये बहुत समय तक दिल्ली शासक पर शासन नहीं कर सका, क्योंकि ये एक योग्य शासक नहीं था। तो योग्य शासक नहीं था, तो जैसे ही इसका एक दामाद था, तो दिल्ली सल्तनत का अगला शासक कौन बना? तो दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कहिए या गुलामों का गुलाम, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश और दामाद भी इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम
और गुलाम इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी इल्तुतमिश था। ये भेड़ा पर पहले शासन नहीं कह सकते इसको, वहाँ पे ये तहसीलदार के पद पर थे। उसके बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश को जब पता चला कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, और तो उसे भागते हुए वह दिल्ली की तरफ आया और दिल्ली में अपना राजगद्दी संभाला। दिल्ली में आराम शाह की मृत्यु के बाद वह अपना दिल्ली सल्तनत में अपना राजगद्दी को बनाया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो खुद गुलाम था मोहम्मद गौरी का, और मोहम्मद गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। तो गुलाम, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। 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 गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो आखिर गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है? तो हम सभी जाने कि गुलामों का गुलाम इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। तो गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। एक चीज़ और यहाँ से कि इल्तुतमिश भी दिल्ली का वास्तविक संस्थापक, ये तो संस्थापक थे। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत पर कब से शासन किया था? तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का 1210 ईस्वी में शासक बना। यानी इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का शासक कब बना, या गुलाम वंश का शासक कब बना? तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का शासक 1210 ईस्वी में बना। और ये कब से कब तक शासन किया था? तो इल्तुतमिश 1210 से लेकर के इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक 1236 ईस्वी पर तक शासन किया। लेकिन इसे पूर्णतः वास्तविक संस्थापक कब माना गया? तो 1229 ईस्वी में। अच्छा, वास्तविक संस्थापक का क्या अर्थ हुआ? तो वास्तविक संस्थापक का अर्थ हुआ कि यदि कोई भी शासक जब तक तुर्की के खलीफा से अपना राजपत्र नहीं लेगा तो उसे वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाए। एक इल्तुतमिश एक ऐसा शासक था जो तुर्की के खलीफा से अपना राजपत्र प्राप्त किया था। यानी तुर्की के खलीफा से इल्तुतमिश अपना राजपत्र कब प्राप्त किया था? तो इल्तुतमिश 1229 ईस्वी में तुर्की के खलीफा से अपना
राजपत्र प्राप्त किया था। राजपत्र प्राप्त किया था, यानी इल्तुतमिश अपना राजपत्र कब प्राप्त किया था? तब 1229 ईस्वी में राजपत्र प्राप्त किया था। किसे प्राप्त किया था? तुर्की के खलीफा से। उसके बाद से ये वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। तो अब हम लोग समझ गए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था। और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब यहाँ से बात करते हैं कि इल्तुतमिश जब 1210 में ही शासक बना, तो क्या वो 1229 में वास्तविक संस्थापक? हाँ, तो 1210 में ये सिर्फ शासक थे। इसकी तुर्की के खलीफा से उस वक्त उसे राजपत्र अधिकार प्राप्त नहीं था। तो जब राजपत्र अधिकार प्राप्त नहीं था तो ये तब तक शासक ही कहलाए। उसके बाद जैसे ही इसे 1229 ईस्वी में राजपत्र तुर्की के खलीफा से प्राप्त हो गया, तो ये उसके वास्तविक संस्थापक और राजा कहलाने लायक हो गए। इल्तुतमिश राजा कहलाने लायक हो गए। इल्तुतमिश 1236 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। दिल्ली पर 1236 के बाद किसने शासन किया? तो हम लोग जानते हैं कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत पर रजिया सुल्तान शासक बनी, जिसे हम लोग कहते हैं दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान दिल्ली पर कब शासन की थी? तो रजिया सुल्तान दिल्ली पर दिल्ली पर 1236 ईस्वी में दिल्ली पर 1236 ईस्वी में शासिका बनी। तो ये इसमें एक चीज और कि इल्तुतमिश का क्या कोई पुत्र नहीं था जो रजिया सुल्तान? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पहले जो शासक का वंश परंपरा था, यानी शासक लोग अपने पुत्र को ही अपनी राजगद्दी देता था। तो इल्तुतमिश के पास पुत्र था कि नहीं? तो हाँ, इल्तुतमिश के पास पुत्र था। और पुत्र था तो वो अपने पुत्र को क्यों नहीं बनाया? तो चूंकि एक बेटे की इसकी मृत्यु हो गई थी और दूसरा बेटा अयोग्य था, वो दिल्ली पर शासन संभालने लायक नहीं था। जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई, तो उसके बाद उसका बेटा दिल्ली का शासक बना। लेकिन ये तो इल्तुतमिश जानता था कि हमारा बेटा शासन योग्य नहीं है, लेकिन रजिया सुल्तान शासक का बनना चाहते, क्योंकि इल्तुतमिश पहले ही घोषित कर दिया था कि हमारी मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का कौन शासक बनेगा? तो रजिया सुल्तान बनेगी। रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में अपने मुस्लिमों के लिए क्या किया कि अपने नमाज के वक्त वह जा कर के मस्जिद के गेट पर अपने लिए दुआएं मांगी, मुस्लिम लोगों से अपने लिए शासकों के लिए याचना किया। फलस्वरूप सभी मुस्लिमों ने मिलकर उसके इल्तुतमिश के बेटे को राजगद्दी से उतार दिया और 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान को शासिका घोषित कर दिया। रजिया सुल्तान एक ऐसी शासिका थी जो रजिया सुल्तान दरबार में हमेशा कोट पैंट पहनकर जाती थी। इसके समय से में एक और था कि यदि किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो उसे लाल वस्त्र धारण करके दरबार में उपस्थित होना होता था। तो रजिया सुल्तान के समय, इल्तुतमिश के समय किसी भी व्यक्ति को न्याय के लिए किस रंग के कपड़े को पहनना पड़ता था? तो रजिया सुल्तान के इल्तुतमिश के समय इल्तुतमिश के समय में यदि किसी व्यक्ति को न्याय
चाहिए होता था तो वह लाल वस्त्र धारण कर दरबार में उपस्थित होता था। दरबार में उपस्थित होता था। तो इल्तुतमिश के समय में ही एक कंडीशन थी कि यदि किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो वह व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करके दरबार में आएगा। रजिया सुल्तान भी अपने न्याय के लिए वह मस्जिद के मुख्य द्वार पे लाल वस्त्र धारण करके अपने मौलवियों से गुहार लगाए। फलस्वरूप रजिया सुल्तान को दिल्ली का शासक, मुस्लिमों ने दिल्ली का शासक नियुक्त कर दिया। उसके बाद रजिया सुल्तान किस अवस्था में दरबार में उपस्थित हुआ? तो रजिया सुल्तान अपने कभी भी लड़की के पोशाक में दरबार में उपस्थित नहीं होता था। वह हमेशा, रजिया सुल्तान हमेशा लड़कों के पोशाक यानी कोट और माथे पे टोपी लगा करके दरबार में उपस्थित होती थी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम महिला शासिका कौन बनी? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान बनी। रजिया सुल्तान दिल्ली का शासिका कब बनी थी? तो रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम महिला शासिका 1236 ईस्वी में बनी। रजिया सुल्तान दिल्ली का शासिका कब से कब तक रही? तो रजिया सुल्तान 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक दिल्ली का या गुलाम वंश का शासिका रही। तो रजिया सुल्तान दिल्ली पर कब तक शासन की? तो रजिया सुल्तान 1210 से 1236 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन की। रजिया सुल्तान दिल्ली पर कब से कब तक शासन की? तो 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन की। ये रजिया सुल्तान किस वंश से था? तो लिखेंगे रजिया सुल्तान या इल्तुतमिश ही कहिए, क्योंकि ये इल्तुतमिश की बेटी है। तो इल्तुतमिश किस वंश की क्या था? तो इल्तुतमिश शमसी वंश का शासक था। इल्तुतमिश शमसी वंश का शासक था। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो इल्तुतमिश शमसी वंश का शासक था और गुलामों का गुलाम था। इल्तुतमिश किसका दामाद था? तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। गुलामों का गुलाम भी किसे कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम भी इल्तुतमिश को कहा जाता है। आखिर इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है? तो हम सभी समझ चुके हैं कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। रजिया सुल्तान जब दिल्ली 1236 ईस्वी से रजिया सुल्तान कब से शासन की? तो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन की। रजिया सुल्तान का दिल्ली पर कब से कब तक शासन की? तो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन की। इसके बाद बलबन का शासक है दिल्ली सल्तनत का। जब गुलाम वंश से अगला संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का रजिया सुल्तान के बाद गुलाम वंश का अगला शासक कौन था? तो रजिया सुल्तान के बाद अगला शासक बलबन बना। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली पर बलबन ने शासन किया।
बलबन दिल्ली का शासक कब बना? तो बलबन दिल्ली का 1240 ईस्वी में शासक बना। बलबन 1240 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। दिल्ली का शासक बना, यानी दिल्ली का बलबन दिल्ली का शासक कब बना? तो बलबन 1240 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। बलबन ने सजदा और पैगोस की नीति लागू की। बलबन सबसे कठोर शासक था। बलबन ने सजदा और सजदा और पैगोस की नीति का पालन किया। बलबन ने सजदा और पैगोस की नीति का पालन किया। ये सजदा और पैगोस क्या होता है? तो सजदा का अर्थ होता है कि अपने सिर को झुकाना, और पैगोस का अर्थ होता है कि पैरों को चूमना। यानी बलबन इतना कठोर शासक था कि वह अपने दरबार में ये नियम लागू कर दिया था कि यदि कोई भी व्यक्ति राजा के सामने आएगा तो राजा के सामने अपने सिर को झुकाएगा और राजा का पैर को चूमेगा, अपने माथे से पैर को चूमेगा। तो अपने सिर को झुकाएगा और माथे पैर को चूमेगा। बलबन सजदा और पैगोस की नीति का पालन किया। सजदा और पैगोस समझ गए कि सिर को झुकाना और पैर को चूमना था। उसके बाद बलबन ने जजिया कर लगाया। बलबन ने जजिया कर लागू किया। ये जजिया कर क्या होता है? तो जजिया कर एक गैर धार्मिक कर होता है जो गैर मुसलमानों पर लगाई जाती थी। यानी जो मुस्लिम न होगा उसे एक कर देना पड़ेगा। उसके बाद बलबन ने नौरोज उत्सव की शुरुआत की। नौरोज उत्सव का शुरुआत किसने की? तो बलबन ने नौरोज उत्सव की शुरुआत की। बलबन ने नौरोज उत्सव की शुरुआत की। ये नौरोज क्या है? तो नौरोज एक पारसी त्यौहार है जिसे बलबन ने दिल्ली सल्तनत में शुरू किया था। बलबन क्या किया, कौन कौन काम किया? तो बलबन 1240 में जब शासक बना उसने सजदा और पैगोस की नीति का पालन किया, जजिया कर लागू किया, नौरोज उत्सव को शुरुआत किया और ये नौरोज उत्सव की शुरुआत किया और बलबन ने चालीसा दल का गठन किया। बलबन चालीसा दल का गठन किया। ये चालीसा दल क्या होता है? तो चालीसा दल में 40 सदस्यों का एक समूह होता था। तो चालीसा दल का गठन किसने किया था? तो बलबन चालीसा दल का गठन किया था। नौरोज उत्सव की शुरुआत की, जजिया कर को लागू किया था। जजिया कर गैर मुसलमानी कर था, जो गैर धार्मिक कर था, जो गैर मुसलमान से लिया था। सजदा और पैगोस की नीति का पालन किया। सजदा और पैगोस किया था। तो सजदा का अर्थ होता है कि अपने सर को झुकाना, यानी राजा के सामने अपने सर को झुकाएगा और पैर को चूमेगा।